नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या चीजें हम लोगों को देखनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे साथियों, आज एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, शिक्षण में हमेशा पूछी जाती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो हमारा अभी बचा हुआ था उसको हम लोग कवर करें, बाकी तो हम लोगों ने जितना भी सिलेबस हमारे दिया था एक एक करके हम लोगों ने उसको देख लिया। चलिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी हम एक बार बता चुके हैं शॉर्ट में, लेकिन आज हम उसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे क्या चीजें होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमेशा पेपर चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट चाहे सुपर टेट और टेट सीटेट खासकर, इससे क्या होते हैं, प्रश्न हमेशा इससे बनते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें देखनी है ब्लूम टैक्सोनॉमी में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो समझते हैं इसको। तो पहले देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बातें कही गई है। चलिए उसको देखते हैं क्या करके। पहला है बेंजामिन ब्लूम, यह अमेरिका के निवासी थे। तो इनका पूरा नाम क्या था, बेंजामिन ब्लूम। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे। यही है आपके बेंजामिन ब्लूम, ये कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। आगे देखिए इन्होंने क्या बातें कही, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने अपने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया साथियों, अपने शैक्षिक उद्देश्य का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और कितने भागों में किया था, पहला क्या था, 3 भागों में। ज्ञानात्मक पक्ष जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, और दूसरा था भावात्मक पक्ष जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और तीसरा था क्रियात्मक पक्ष जिसे क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो इन्होंने 3 जो उद्देश्य बताए, हमेशा पेपर में इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, पूछा जाता है। इन्होंने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में आपके बांटा है। पहला क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक पक्ष या उद्देश्य, और तीसरा हमारा है क्रियात्मक पक्ष या उद्देश्य। ये थे क्या, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। चलिए एक एक करके क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे क्या क्या चीजें होती है, देखते हैं। पहला देखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। तो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने कब किया था, तो 1956 में। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने कब किया था, तो 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से, यह क्या साथियों, मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए दृष्टिकोण को इन्होंने कितने भागों में इसको बांटा है, तो 6 भागों में इन्होंने इसको बांटा था। किसको, तो ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में बांटा है। देखते हैं, इसमें पहला दिया है, इसमें बात करते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इन्होंने क्या किया, देखिए एक करके। जैसे इसमें ज्ञान दिया है, फिर समझ या बोध इसी कहते हैं, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और लास्ट में क्या दिया इन्होंने, मूल्यांकन। इसके बाद एक एक चीजों को इन्होंने इसमें बताया भी है क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ज्ञानात्मक में क्या होता है, भावात्मक में क्या होता है, मतलब इसमें अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एक एक में करके समझते हैं। पहला देखेंगे ज्ञान। पहला क्या था, ज्ञान अर्थात नॉलेज। इसमें क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें बच्चे को आंकड़े, जानकारियों को याद कराना, प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान जो पहला चरण उनका होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को क्या किया जाता है कि साथियों, इसमें किया क्या जाता है, बच्चे को आंकड़े संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसकी जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्मरण अर्थात रिकॉल आदि चीजों को कराने का क्या होता है, इसमें प्रयास किया जाता है। किसमें, तो ज्ञान में। दूसरा देखते हैं बोध, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन अर्थात बोध। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है, इसमें बच्चे को जो भी कुछ ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। उसकी क्या होती है, एक समझ विकसित है। जैसे क्या होता है, उसके अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना इत्यादि क्या होते हैं इसके अंतर्गत बोध के। बोध को क्या है, समझ स्तर के नाम से भी जानते हैं। बोध को भी क्या कहते हैं हम, समझ स्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ स्तर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें कह सकते हैं बच्चे को जो भी कुछ ज्ञान कराया जाता है या कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। जैसे क्या होता है, किसी भी चीज के अर्थ को समझना। बच्चे को हम कोई चीज बता रहे हैं तो क्या होता है, उसके बच्चा उसके अर्थ को समझ रहा है नहीं समझ रहा उसको बताना। फिर जैसे कोई भी समस्या है, समस्याओं क्या करना, हम व्याख्या करके उसके समाधान को पूर्ण कर सकते हैं अनेकों प्रकार से। ठीक है, ये भी चीजें इसके अंतर्गत शामिल रहती है। तीसरा दिया अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आत्मसात अर्थात एसिमिलेटेड किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, अनुप्रयोग। तो जब बोध होगा तो उसके बाद क्या होगा, जब कोई भी चीज समझ आएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका अनुप्रयोग देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो इसमें आत्मसातीकरण अर्थात एसिमिलेटेड किया जाता है, किए गए ज्ञान को अपने परिस्थितियों के अनुसार, जो भी ज्ञान होता है उसका
उसको परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे कोई भी चीज का जांच करना होता है, आंकड़ों को प्रदर्शित करना होता है, गणना करना होता है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा दिया है एनालिसिस अर्थात विश्लेषण। एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। मतलब जो भी चीजें आत्मसात एसिमिलेटेड किए गए जो ज्ञान होता है उसको क्या होता है, भिन्न भिन्न अर्थात भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की एक बच्चे के अंदर क्या होती है, क्षमता का विकास हो जाता है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। मतलब उसको अलग अलग करके उसके जो तथ्य होते हैं, जो निष्कर्ष, जो परिणाम होते हैं, उसको क्या किया जा सके, समझा जा सके। इसके बाद पांचवा हमारा सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण। इसमें क्या होता है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालेगा। जैसे क्या होता है, डिस्कस करना, मतलब किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना, निष्कर्ष देना, तर्क देना, वाद विवाद इत्यादि क्या होते हैं, इसके संश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा दिया है मूल्यांकन, इस इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। जो कुछ भी ज्ञान सीखा जाता है उसका एक प्रकार से क्या होता है, बाद में फिर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूछता है आपको, बहुत बार बार पूछा भी जाता है कि ज्ञानात्मक चरण में जो उन्होंने ज्ञानात्मक जो भाग जो बताए हैं उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, कौन कौन? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। 6 जो देता है उसमें बहुत बार पूछा गया साथियों, इसको देख के जाइएगा, उनके जो 6 चरण होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, देखेंगे दूसरा है भावात्मक पक्ष। दूसरा उन्होंने बताया भावात्मक, अफेक्टिव डेमन उन्होंने बताया, भावात्मक पक्ष उन्होंने बताया है। इसमें क्या चीजें होती है, चलिए देखते हैं। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं या भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं जैसे किसी की तारीफ करना, उत्साह करना, प्रेरणा देना इत्यादि चीजें क्या होती है, भावात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। और भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला दिया है आग्रहण या ध्यान देना, रिसीविंग या अटेंडिंग। तो आग्रहण या ध्यान देना किसी भी चीज के प्रति, मतलब कोई भी चीज अगर बताई जा रही है किसी बच्चे को, तो उस चीज को, उस विषय वस्तु के प्रति क्या होना, उसको आग्रहण, मतलब अर्थात आग्रहण देना, मतलब किसी चीज के प्रति वो क्या रहना, एकदम सजग रहना और उस चीज के बारे में क्या ध्यान देकर उस चीज को समझना। दूसरी चीज होती है अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, मतलब बच्चा कोई भी चीज देखता है उसके प्रति क्या करता है, एक प्रकार से अनुक्रिया करता है। अगर कोई भी विषय वस्तु को समझता है तो क्या करता है, पहले उस चीज को देखेगा, तभी तो उस पर कोई अनुक्रिया करेगा, तभी तो उस चीज को क्या करेगा, समझेगा। तो इसके बाद तीसरा दिया आकलन, वैल्यू। फिर क्या करता है, उसको समझे हुए तथ्यों का क्या करता है, एक प्रकार से आकलन करता है। अगला हमारा संगठन। फिर आकलन किए गए जो भी चीजें होती हैं, पूर्ण तथ्यों को, मतलब उसको एक करके एक प्रकार से उसका क्या करता है, सभी चीजों का क्या करता है, जैसे कोई भी टॉपिक होती है चारों तरफ से उसका आकलन करने के बाद ही क्या करता है, उसका संगठन करता है। फिर क्या, मूल्यों का चरित्रीकरण या विश्लेषीकरण, मतलब जो भी चीजें उसमें निर्धारित चीजें होती हैं उसका एक प्रकार से वो क्या करता है साथियों, कैरेक्टराइजेशन, अर्थात क्या करता है, चित्रीकरण करता है, उसको समझता है क्या चीजें इसमें सही हैं, क्या चीजें गलत है, एक एक चीज करके इसमें समझता है और उसको लेके चलता है। तो ये भी चीजें आपकी पूछी जाती हैं कि भावात्मक पक्ष में इन्होंने कितने चरण बताए हैं, तो याद रखिएगा 5 चरण बताए, कौन कौन, आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन और मूल्यों का चारित्रीकरण या विशेषीकरण, इसी को कहते हैं। ध्यान से इसको देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला चरण देखते हैं। अगला इन्होंने बताया पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, साइकोमोटर डेमन क्रियात्मक पक्ष इन्होंने बताया है। इसमें क्या चीजें होती है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। मतलब क्रियात्मक पक्ष से तात्पर्य यही साथियों कि जो भी चीजें अगर क्रिया करके बच्चा कोई चीजें करता है तो उसमें क्या होती है, ये चीजें दिखाई जाती है। शारीरिक रूप से जो भी क्रियाकलाप वो कर रहा है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये मोटर स्किल्स अर्थात जो भी चीजें उसके सूक्ष्म गति कौशल जो होती हैं, चलना फिरना, घूमना टहलना इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियात्मक रूप से उसके शारीरिक रूप से जुड़े होते हैं। इसमें देखते हैं क्रियात्मक पक्ष को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में इन्होंने क्रियात्मक पक्ष को भी बांटा है। तो क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। कौन कौन, पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक है। दूसरा बताया इन्होंने आधारभूत अंग संचालन, तीसरा है शारीरिक योग्यताएं और चौथा बताया इन्होंने प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं,
पांचवा बताया कौशल युक्त अंग संचालन, और अगला बताया है सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। तो ये जो क्रियात्मक पक्ष में इन्होंने बताया है कि मतलब कोई भी चीजें अगर होती है आधारभूत अंग संचालन, अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी चीजें होती हैं उसका क्या करें, एक बेसिक रूप से क्या करें, पहले उस चीज के बारे में समझे, फिर उनके तथ्यों को बार बार क्या करें, फिर समझना स्टार्ट करें। मतलब पहले छोटी छोटी बातों को समझना है, फिर यह शारीरिक योग्यताएं, क्रियात्मक रूप से शारीरिक योग्यताएं क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो कोई भी चीजों को उसको सीखने में समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अगला है प्रत्यक्षीकरण योग्यता है, जो भी चीजें उस पर दिखाई दी, मतलब जो चीजें सही या गलत जो भी चीजें उसको समझ आएंगी उसका क्या करेगा, एक रूप से उसका करेगा, समझेगा, उनके तथ्यों को ग्रहण करेगा। फिर एक कौशल युक्त अंग संचालन, मतलब क्या होगा, जब वो क्या हो जाए किसी चीज किसी स्किल में क्या होगा, कोई भी चीज अगर वो समझने लगेगा तो क्या होगा, उसके एक्टिविटी अनेक प्रकार से वो क्या करेगा, क्रियाएं करेगा। फिर सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, इसके द्वारा भी क्या होता है, बच्चा क्या करता है, कोई भी किसी भी तथ्यों को क्या करता है, अपनी बातों को अपने, जब किसी भी चीज को समझता है उसको क्या करता है, एक सुसंबद्ध तरीके से क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक टॉपिक बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, जेंडर अर्थात लिंग। ये भी, इससे भी क्या होते हैं, हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं, तो हमने सोचा इसको भी ले ले इसी बहाने। तो क्या होता है, पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा देखिए इससे प्रश्न बनते रहते हैं, क्या चीजें होती हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रश्न बनते रहते। चलिए समझते हैं, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर अगर पूछेगा तो कैसी संरचना है, तो एक प्रकार से सामाजिक संरचना है। और लिंग एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगर जेंडर पूछेगा तो क्या है, एक सोशल संरचना मतलब सामाजिक संरचना है, और लिंग क्या होती है, एक प्रकार से बायोलॉजिकल संरचना होती है। चलिए जेंडर स्टेरियोटाइप अर्थात लिंग रूढ़िबद्धता जो होती है, इसमें पूछता है लिंग रूढ़िबद्धता समाज में महिलाओं व पुरुष को लेकर चली आ रही है। रूढ़िवादी धारणा है, जैसे महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, पुरुष मतलब रोते रहते हैं, ये सब चीजें मतलब क्या होते हैं, ये सब कुछ चीजें जैसे क्या होती हैं, इसमें जैसे लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि ये चीजें ऐसे होती है, मतलब क्या होती है कि महिलाएं किसी चीज में कम पीछे हैं, ये सब चीजें क्या रही, ये सब चीजें दर्शाता किसको है, तो रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। हमेशा इससे प्रश्न बनते रहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा। आगे कुछ बातें और इसमें कही गई देखते हैं। एक होता है जेंडर वाइज अर्थात लिंग पक्षपात, इसको भी पूछा जाता है पेपर में, ये क्या होता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लिंग पक्षपात जेंडर वाइज क्या होता है, इसको भी देखते हैं। एक शिक्षक को गर्ल्स बॉयज में जेंडर पैरिटी लिंग समानता रखनी चाहिए, वह जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे इसमें क्या करना है, एक एक चीजों को दर्शाना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा साथियों, जो भी चीजें थी आज हम लोगों ने क्या किया, ब्लूम टेक्सोनॉमी और एक छोटी टॉपिक थी, इससे प्रश्न बनते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर बायस, जो चीजें दिखाई गई थी एक एक करके हम लोगों ने उसको देख लिया। तो साथियों आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।